हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज स्टार्ट करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। जैसे कि वीडियो थंबनेल को देखकर आप समझ ही गए होंगे, तो बेसिक फंडामेंटल से लेके इस चैप्टर के डीप तक जाएंगे। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं क्लास 8 के लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो मूव ऑन टू द स्क्रीन स्टूडेंट्स। ओके, सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि चैप्टर का नाम क्या है, उसके बाद हम टॉपिक को डीप में पढ़ेंगे थोड़ा सा, उसके बाद सभी बेसिक फंडामेंटल को डिस्कस करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अलजेब्रिक के बारे में। चैप्टर का नाम है अलजेब्रिक। अलजेब्रिक क्या है? अलजेब्रिक का मतलब होता है इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। अलजेब्रा क्या होता है? अलजेब्रा इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। अलजेब्रा इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। सो नाउ द नेक्स्ट इज एक्सप्रेशन। अब हम बात करेंगे एक्सप्रेशन के बारे में। एक्सप्रेशन क्या चीज होती है? तो एक्सप्रेशन देखते हैं सबसे पहले। एक्सप्रेशन का मतलब होता है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट, वेरिएबल एंड ऑपरेटर्स। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट, वेरिएबल एंड ऑपरेटर। डिजिट्स, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं कि एक्सप्रेशन है क्या। लेट सपोज आई एम टेकिंग द फर्स्ट एग्जांपल। द फर्स्ट एग्जांपल इज लेट सपोज 2x + 3। मैंने एक एग्जांपल लिया, तो दिस इज एन एक्सप्रेशन बिकॉज इसके अंदर क्या देख सकते हैं आप? इसके अंदर देख सकते हैं एक डिजिट भी है, डिजिट भी आ रही है, एक ऑपरेटर भी आ रहा है, ऑपरेटर भी आ रहा है, और एक वेरिएबल भी आ रहा है। एक्स क्या है? एक्स इज अ वेरिएबल। इसके अंदर एक वेरिएबल भी आ रही है। तो बेसिकली हमने ये देखा कि कोई भी एक्सप्रेशन होगी तो उसके अंदर तीन चीजें होंगी। एक तो ऑपरेटर होगा, एक वेरिएबल होगा, और एक उसके अंदर डिजिट होगी। सिमिलरली आई एम टेकिंग द अनदर एग्जांपल। लेट सपोज 4/5x + 3/2z - 7/5p। दिस इज अगेन एन एक्सप्रेशन बिकॉज कंटेन वेरिएबल, ऑपरेटर एंड डिजिट्स। ओके, सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द एक्सप्रेशन। सो सबसे पहले अगर कोई एक्सप्रेशन है तो उसके अंदर सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे हाउ मेनी टर्म्स। सबसे पहले हमें यह पता करना होगा कि किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर कितनी टर्म्स होती हैं। सो लेट सपोज मैंने एक एक्सप्रेशन लिखी, जैसे 4x + 5। मैंने एक एक्सप्रेशन ली, इसके अंदर आप देख सकते हैं कितनी टर्म है? इसके अंदर 2 टर्म है। कैसे पता लगेगा? कोई भी एक्सप्रेशन जब आपको दे रखी है तो सबसे पहले आप उसके अंदर आइडेंटिफाई करोगे प्लस साइन और माइनस साइन। तो जैसे ही हमने उसके अंदर प्लस साइन और माइनस साइन, मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम सेइंग अबाउट द प्लस साइन एंड माइनस साइन। तो जैसे ही हमने प्लस साइन और माइनस साइन देख लिया, उसी से हमें पता लग जाएगा। तो देख सकते हैं, सबसे पहले मैं हाईलाइट करके दिखाता हूं। लेट सपोज हियर व्हाट इज दिस? दिस इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन, क्योंकि इसके बाद प्लस आ रहा है। सॉरी, दिस इज द फर्स्ट टर्म, क्योंकि इसके बाद आ रहा है प्लस। सिमिलरली आप देख सकते हैं प्लस के बाद जो 5 आ रहा है, दिस इज द सेकेंड टर्म। तो जब भी हम कोई एक्सप्रेशन देखते हैं तो उसमें सबसे पहले हमने प्लस साइन या माइनस साइन को आइडेंटिफाई करना है, और उसके बाद हम बता सकते हैं उसके अंदर कितनी टर्म है। जैसे फर्स्ट टर्म क्या होगा इसकी? फर्स्ट टर्म हो गई 4x, और सेकंड टर्म क्या होगा इसकी? सेकंड टर्म हो गई इसकी 5। सेकंड टर्म हो गई 5। सिमिलरली आई एम टेकिंग द अनदर एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 2 इज, एग्जांपल नंबर 2 जैसे लेट सपोज आई एम टेकिंग 4/5x + 7/2z। So here it is an expression. तो इस एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स होंगी? अगेन 2 टर्म्स। अगेन 2 टर्म। दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड दिस इज व्हाट? दिस इज द सेकेंड टर्म। दिस इज सेकेंड टर्म एंड दिस इज फर्स्ट टर्म। तो बेसिकली टर्म्स को आइडेंटिफाई करने में ज्यादा कोई टफ टास्क नहीं है। टर्म्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें अपनी एक्सप्रेशन में प्लस और माइनस साइन को आइडेंटिफाई करना होता है। जैसे ही आपने एक बार प्लस साइन या माइनस साइन को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद हम बता सकते हैं कि उसके अंदर कितनी टर्म्स होंगी। अब जैसे हमने टर्म्स के बारे में बात कर ली, तो उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर में, दैट इज कॉल्ड द फैक्टर। फैक्टर के बारे में बात करेंगे कि किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर जो टर्म्स होती हैं उनके क्या क्या फैक्टर होते हैं। हमेशा याद रखेंगे एक्सप्रेशन के फैक्टर नहीं, हम बात कर रहे हैं टर्म्स के फैक्टर के बारे में। सो लेट सपोज आई एम टेकिंग द एग्जांपल। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 4x + 5। मेरे पास एक एक्सप्रेशन है, तो ये तो हो गई एक्सप्रेशन, ये तो हो गई एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन में हम ये देखेंगे कि कितनी टर्म है। इसके अंदर 2 टर्म्स हैं। द फर्स्ट टर्म इज
4x and second term is 5. These all are the terms. ये टर्म्स हो गई, ये तो हो गई टर्म्स. अब टर्म्स के बाद हम मूव ऑन कर रहे हैं फैक्टर्स पे. तो हमेशा जो फैक्टर देखे जाएंगे वो देखे जाएंगे टर्म्स के फैक्टर. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पहली वाली टर्म है वो है मेरे पास 4x. तो 4x के कौन कौन सा फैक्टर होगा, एक 4 होगा और एक x होगा. इसी तरीके से जो 5 है इसका एक फैक्टर अपने आप में 5 ही होगा. ठीक है. सो दीज ऑल द फैक्टर्स, ये सारे के सारे क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे इस अलग अलग टर्म. यानी कि पहली टर्म 4x का फैक्टर हुआ 4 या x और दूसरी टर्म 5 है तो उसका फैक्टर हुआ 5. इसी तरीके से हम टेकिंग द अनदर एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2. लेट सपोज 4/5 x स्क्वायर minus 3/7z. There are two terms in the expression again. So first of all identify the terms. The first term is 4/5 x square and the second is minus 3/7z. So students आप लोगों को ध्यान रखना है जब भी आप टर्म्स को लिख रहे हैं तो टर्म्स में आपको ये देखना है कि जो अगर साइन माइनस का है तो आपको प्रॉपर माइनस साइन के साथ लिखना है. अगर प्लस साइन है तो प्लस को तो हम नहीं भी लिखते तो चलेगा, लेकिन माइनस के केस में आपको माइनस साइन लिखना पड़ेगा. तो इसी तरीके से हमने सबसे पहले टर्म्स को आइडेंटिफाई कर लिया. नाउ द फैक्टर्स आर 4/5 x एंड x. सिमिलरली अब इसके फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं 3/7 एंड z. तो हमने यहाँ पे देखा कि जो फैक्टर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर में वो है हम किसी भी एक्सप्रेशन की टर्म्स के क्या क्या फैक्टर्स होंगे, ये चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं. तो सबसे पहले हमने देख लिया. तो फैक्टर्स मुझे लगता है सभी को क्लियर है. अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. सो नेक्स्ट इज मूव ऑन टू द कोफिशिएंट. द नेक्स्ट टर्म इज कोफिशिएंट. कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे मैंने एक एक्सप्रेशन लिखी 4x + 5, मेरे पास एक एक्सप्रेशन. अब इस एक्सप्रेशन में मुझे यह बताना है कि इसका कोफिशिएंट क्या होगा. क्वेश्चन में कभी ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि आपसे पूछ लिया कि इस एक्सप्रेशन का कोफिशिएंट बताओ. क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि एक एक्सप्रेशन दे दी, उस एक्सप्रेशन में या तो वो आपसे आइडेंटिफाई कराएगा कि आइडेंटिफाई करो इसमें x वाली टर्म्स कौन सी हैं और उनका कोफिशिएंट क्या है, या y वाली टर्म्स कौन सी हैं उनका कोफिशिएंट क्या है, जस्ट लाइक दिस. सो जैसे अगर मेरे पास एक एग्जांपल है 4x + 5 और मैं कहता हूं कि इसमें आपको x वाली टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे किस तरीके से. सो टर्म्स 4x, ओनली 4x आएगी इसके अंदर क्योंकि x की मेरे पास एक ही टर्म है. और इसका कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट होगा 4. तो बेसिकली कोफिशिएंट के बारे में कैसे पता करेंगे, जो भी वेरिएबल होगा उसके पास जो न्यूमेरिकल डिजिट होगी वो उसका कोफिशिएंट बनता है. वो उसका न्यूमेरिकल डिजिट जो होगी वो उसका कोफिशिएंट बनेगा. सो जैसे अभी मैं एक एक्सप्रेशन और लेता हूं. लेट सपोज y² + xy, y² + xy. इसके अंदर क्या है, जैसे मैंने क्या कहा, मेरे से क्वेश्चन ने पूछा कि आपको आइडेंटिफाई करना है x वाली टर्म को आइडेंटिफाई करो और उसका कोफिशिएंट बताओ. आई एम आस्किंग ओनली कोफिशिएंट, नॉट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट. तो दोनों में डिफरेंस होता है. तो सबसे पहले जब मैंने ये वाली टर्म्स को आइडेंटिफाई किया तो मैंने इसमें टर्म आइडेंटिफाई करी. x वाली टर्म क्या है मेरे पास, xy, क्योंकि इसी में x आ रहा है. और इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, इसका कोफिशिएंट हो जाएगा y. अब आप यहां पे ये कंफ्यूजन आ जाएगा कि आप कहोगे कि सर आप इधर तो बता रहे थे कि न्यूमेरिकल डिजिट कोफिशिएंट होता है और यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने y कोफिशिएंट बता दिया. अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं. अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताइए तो आपको केवल न्यूमेरिकल डिजिट बतानी है. अगर क्वेश्चन पूछता है नॉर्मल कोफिशिएंट तो आपको फिर उस टर्म को आइडेंटिफाई करके उसमें जितने भी वेरिएबल आते हैं एक पर्टिकुलर वेरिएबल को छोड़ के, जैसे मैंने क्या कहा, क्वेश्चन ने मुझसे पूछा कि आपको इसमें x का कोफिशिएंट बताना है. पहले x की टर्म को आइडेंटिफाई करना है फिर उसका कोफिशिएंट बताना है. तो x को छोड़ के जो वेरिएबल बचेगा वो भी कोफिशिएंट के अंदर आ जाएगा. लेकिन अगर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की बात करें, अब इसी टर्म के अगर मैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की बात करता हूं, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ xy, तो इसके अंदर 1 आएगा. तो जब क्वेश्चन बोलेगा कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट आइडेंटिफाई करना है तो आप केवल न्यूमेरिकल डिजिट को लिखोगे, और जब क्वेश्चन बोल रहा है नॉर्मली कोफिशिएंट लिखना है तो उसमें आपको वेरिएबल भी इंक्लूड कर देना है अगर अनदर वेरिएबल उसके साथ आ रहा है तो. अभी भी क्लियर नहीं है, अगेन आई एम टेकिंग द अनदर एग्जांपल. लेट सपोज मैंने अब की बार क्या कहा, मैं क्वेश्चन लेता हूं 3x + 2y - 3z.
मेरे पास एक एक्सप्रेशन है। अब इस एक्सप्रेशन में क्वेश्चन मुझसे पूछता है फाइंड द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ x, y एंड z। क्वेश्चन ने मुझसे कहा कि आपको इसमें x, y, z जो टर्म्स है उनके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताने हैं। तो सबसे पहले हम बता देंगे द कोफिशिएंट ऑफ द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट of 3x is 3. Similarly, the numerical coefficient of 2y is 2, and the numerical coefficient of minus 3z is minus 3. तो मैंने इसमें हर टर्म का कोफिशिएंट इसलिए बताया क्योंकि क्वेश्चन ने मुझसे पूछा कि फाइंड द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ x, y एंड z। तो मैंने तीनों बता दिए। लेकिन वहीं अगर ये क्वेश्चन मुझसे ये कहता, मैं एंड करके लिख रहा हूं, अगर वही क्वेश्चन मुझसे कह देता फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, जैसे सपोज मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं पहले इसके लिए, तभी आपको क्लियर होगा। मैंने क्या लिया, एक लिया 3xy प्लस 4yz माइनस 3zx, मैंने किया एग्जांपल लिया। अब इस एग्जांपल में मुझसे क्वेश्चन ने कहा कि आपको फाइंड आउट करना है कोफिशिएंट ऑफ x एंड z। क्वेश्चन मुझसे कह रहा है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x एंड z। तो सबसे पहले तो मुझे वो टर्म्स आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी जिसके अंदर x और z आ रहा है। तो सबसे पहले मैंने टर्म्स आइडेंटिफाई करी, तो कौन कौन सी टर्म्स में मेरे पास x और z आ रहा है। सबसे पहले आप देखते हैं 3xy, एक टर्म है जिसमें x आ रहा है, और सिमिलरली नेक्स्ट है 4yz, इसमें z आ रहा है, एंड द नेक्स्ट इज माइनस 3zx। तो सबसे पहले मैंने टर्म्स आइडेंटिफाई कर ली किस किस में z और x आ रहा है। अब उसके बाद हम जब बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या होगा, 3y होगा। इसके अंदर x नहीं आ रहा है तो यहां पे x के कोफिशिएंट की बात ही नहीं होगी। इसी तरीके से इसके अंदर x आ रहा है तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, माइनस 3z होगा। सिमिलरली अब अगर बात की जाए कोफिशिएंट ऑफ z, अब z के कोफिशिएंट की बात कर ली जाए तो पहली टर्म में तो z ही नहीं आ रहा, दूसरी टर्म में z आ रहा है तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 4y होगा, और तीसरी टर्म में भी z आ रहा है तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, माइनस के 3x होगा। सो बेसिकली सबसे पहले हमें यह देखना है कि क्वेश्चन मुझसे पूछ क्या रहा है। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है तो आप न्यूमेरिकल डिजिट लिखोगे सिंपल, और अगर क्वेश्चन इस तरीके से कुछ एक्सप्रेशन आती है जिसमें 2 वेरिएबल या 2 से ज्यादा वेरिएबल है और आपसे उसमें पर्टिकुलर किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट के बारे में पूछा जाएगा तो उसको आंसर हम इस तरीके से करेंगे। अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। दिस इज द फैक्टर हो गया, कोफिशिएंट हो गया, और उसके बाद हम बात करेंगे अब मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल के बारे में। सो फर्स्ट मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। तो वन बाय वन हम देखेंगे कि मोनोमियल क्या है, बायनोमियल क्या है, ट्राइनोमियल क्या है और पॉलिनोमियल क्या है। सबसे पहले नंबर 1 मोनोमियल क्या होता है। मोनोमियल का सिंपली मतलब है कि अगर किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर एक टर्म आएगी तो उसको हम मोनोमियल कह देंगे। लेट सपोज 4x एक टर्म है तो मोनोमियल है। सिमिलरली 3x स्क्वायर y, अगेन देयर इज अ सिंगल वन टर्म, इट इज अ मोनोमियल। माइनस साइन से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस 4/5 zx स्क्वायर सपोज मैंने लिया, अगेन इट इज द ओनली वन टर्म। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल। तो किसी एक्सप्रेशन के अंदर अगर एक ही टर्म है तो उसको हम क्या कहेंगे, मोनोमियल कहेंगे। द नेक्स्ट वन इज बायनोमियल। जब बायनोमियल की बात की जाएगी, एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर 2 टर्म आएंगी। लेट सपोज 3x प्लस 5, आप देख सकते हैं कितनी टर्म है इसके अंदर, 2 टर्म है, तो इट इज द बायनोमियल। सिमिलरली आई एम टेकिंग द अनदर एग्जांपल, माइनस 4/5z plus 3/2x. Again you can see over here there are 2 terms, so that's why we can say it is the binomial.
तो सिंपली वी कैन से two terms are called the binomials. Move on to the next, which is trinomial. Trinomial के बारे में बात करेंगे. An expression containing three terms. An expression containing three terms. So let's suppose minus 3 upon 5z plus 4 upon 7x plus 3 upon 2y. Here it is. So now you can see over here, in this expression there are total three terms. So we can say this is what? This is the trinomial. This is the trinomial. So monomial, binomial, trinomial आई थिंक आप सभी को क्लियर होगा. मोनोमियल का मतलब क्या है? एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें एक ही टर्म होगी उसको मोनोमियल कहेंगे. एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर दो टर्म होगी हम उसको बाइनोमियल कहेंगे. और एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर तीन टर्म होगी हम उसको ट्राइनोमियल कहेंगे. नाउ मूव ऑन टू द पॉलिनोमियल. अब बात आती है कि पॉलिनोमियल जनरली बच्चे क्या बताते हैं? बच्चे कह देते हैं कि सर जिसके अंदर तीन से ज्यादा टर्म होगी वो पॉलिनोमियल है. लेकिन ऐसा नहीं होता. याद रहे, ऐसा नहीं होता. मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ऑल्सो पार्ट द पॉलिनोमियल. मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल. These are the part of the polynomial also. ये सारी की सारी पॉलिनोमियल की भी पार्ट होंगी. तो अगर कोई एक्सप्रेशन मोनोमियल है तो हम उसको पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं. इसी तरीके से अगर कोई एक्सप्रेशन बाइनोमियल है तो वो पॉलिनोमियल भी है. सिमिलरली अगर कोई एक्सप्रेशन ट्राइनोमियल है तो भी वो पॉलिनोमियल है. ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि पॉलिनोमियल में तीन से ज्यादा टर्म आएंगी तभी वो पॉलिनोमियल बनेगी. मोनोमियल भी पॉलिनोमियल ही होती है, बाइनोमियल भी पॉलिनोमियल ही होती है और ट्राइनोमियल भी पॉलिनोमियल ही होती है. तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है. लेकिन अगर ट्राइनोमियल से ज्यादा भी टर्म है तो भी पॉलिनोमियल है. लेट्स सपोज आई एम टेकिंग द एग्जांपल x plus y plus z plus w. You can see in this expression there are total 4 terms. So this is what? This is the polynomial. ठीक है. ऐसा नहीं है कि मोनोमियल है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. तो ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए. अगर मोनोमियल है तो वो पॉलिनोमियल भी है, बाइनोमियल है तो भी पॉलिनोमियल है, ट्राइनोमियल है तो भी पॉलिनोमियल है, और अगर तीन से ज्यादा टर्म है तो भी पॉलिनोमियल होगी. ठीक है स्टूडेंट्स. सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज द लाइक एंड अनलाइक टर्म. लाइक एंड अनलाइक टर्म. अब जब बात की जाती है लाइक और अनलाइक टर्म के बारे में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि क्या लाइक टर्म है, क्या अनलाइक टर्म है. देखो बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है कि अगर आपको लाइक टर्म और अनलाइक टर्म का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो फिर इस चैप्टर में कुछ नहीं है. क्योंकि जनरली बच्चे इसी में गलती करते हैं. क्योंकि जैसे ही आपने एक बार लाइक टर्म और अनलाइक टर्म को आइडेंटिफाई कर लिया तो आप इजीली उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन आराम से कर सकते हो. तो लाइक टर्म और अनलाइक टर्म का क्या है? सीधा सीधा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं. आपको करना क्या है? सबसे पहले आप एक एक्सप्रेशन उठाते हैं. सबसे पहले हम लेट सपोज मैंने या मैं कुछ अलग अलग टर्म्स लिख रहा हूं. जैसे मैंने क्या लिखा? 4xy, 2x² 3y माइनस 3x², 4y माइनस 7xy. सो मैंने कुछ यहाँ पे टर्म्स लिख दिए हैं. अब इसमें से मुझे आइडेंटिफाई करनी है कि कौन कौन सी टर्म्स लाइक टर्म्स होंगी. तो लाइक टर्म्स को देखने का सीधा सीधा तरीका क्या है? आप किसी भी टर्म के अंदर, हमें उसके कोफिशिएंट से मतलब नहीं है, हमें उसके प्लस माइनस साइन से मतलब नहीं है, हमें मतलब किस चीज से? हमें उसके वेरिएबल और वेरिएबल की पावर से मतलब है. तो जैसे मेरे पास एक ये टर्म है 4xy, इसके अंदर जो वेरिएबल आ रहे हैं, दो वेरिएबल आ रहे हैं x और y, और उनकी पावर क्या है? अगर हम उनकी पावर की बात करें 4xy, x की पावर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है. सिमिलरली y की पावर कुछ नहीं है तो उसकी पावर भी 1 है. तो यानी कि 4xy. अब हमें क्या करना है? हम एक ऐसी टर्म को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जिसमें खाली xy आ रहा हो, जिसमें खाली xy आ रहा हो. तो हमने देखा जो टर्म्स मैंने लिखी उसके अंदर -7xy है तो इसके अंदर xy आ रहा है. तो 4xy और एंड -7xy, दीज बोथ आर द लाइक टर्म्स. ये दोनों की दोनों लाइक टर्म्स होंगी. क्यों? क्योंकि यहां पे मैंने न्यूमेरिकल डिजिट के बारे में कंपेयर नहीं किया, मैंने कंपैरिजन किया वेरिएबल को लेके. तो x और y दो वेरिएबल आ रहे हैं, दोनों की पावर 1 है, और इसमें भी x y दोनों वेरिएबल आ रहे हैं, दोनों की पावर 1 है. तो ये लाइक टर्म हो गई. सिमिलरली जब हम बात करते हैं नेक्स्ट 2x², अब मुझे एक ऐसी टर्म को आइडेंटिफाई करना है जिसमें x² आ रहा हो. यहां 2x² था, इसके बाद मैंने देखा एक टर्म मेरे पास है माइनस का 3x². सो -3x², दीज बोथ आर द लाइक टर्म्स. ये भी लाइक टर्म्स हैं. सिमिलरली अगेन वी कैन आइडेंटिफाई, हियर इट इज 3y
and the next is 4y. So here it is 3y and 4y. Both terms are the like term. तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा लाइक टर्म का मतलब क्या है. लाइक टर्म में हमें केवल वेरिएबल और वेरिएबल की पावर से मतलब होता है और कोई कुछ नहीं हमें देखना, उसकी क्या न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, क्या उसका साइन है, प्लस या माइनस है, उससे कोई मतलब नहीं है. लाइक टर्म में सीधा सीधा आपको ही देखना है. और अनलाइक क्या होगा, जो लाइक नहीं है वो अनलाइक होगी, सीधा सीधा है. अनलाइक का केस क्या होगा, जैसे मैं इन्हीं टर्म्स के अंदर बात करूं तो 4xy और 2x स्क्वायर अनलाइक होंगी. सिमिलरली 3y 2x स्क्वायर अनलाइक है क्योंकि वेरिएबल अलग अलग आ रहा है. और अगर वेरिएबल सेम भी आ जाए, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने लिया 3x और मैंने लिया 4x स्क्वायर. देखो दोनों में वेरिएबल सेम है, x है, लेकिन पावर अलग है. पहली वाली टर्म यानी कि 3x के अंदर जो x की पावर है वो 1 है और 4x स्क्वायर में जो x की पावर है वो 2 है. तो यहां पे क्या हो गया, ये भी अनलाइक हो गई. तो याद रहे कि आपको एक चीज पे फोकस करना है कि सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि वेरिएबल और वेरिएबल की पावर को चेक करना है. जहां वेरिएबल और वेरिएबल की पावर हमें सेम मिल जाएगी वही लाइक टर्म के अंदर आएंगे, अदरवाइज और कोई लाइक टर्म के अंदर नहीं आएगा. ठीक है स्टूडेंट, दिस इज द लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म्स. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट. अब हम बात करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में कि हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है. नॉर्मली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसके बारे में देखते हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन. अब अगर आपके पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो हम उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे. लेट सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल नंबर 1, जैसे 4xy प्लस 3x स्क्वायर माइनस 7z. मेरे पास एक एक्सप्रेशन है और एक एक्सप्रेशन मेरे को दे दी जाए माइनस 2xy माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5z. मेरे पास एक एक्सप्रेशन ही है. अब मुझे इन दोनों को क्या करना है, मुझे इन दोनों को एडिशन करना है. तो जब भी आप कभी भी एक्सप्रेशन का एडिशन करेंगे तो देखो इसके दो तरीके होते हैं. एक तो वही बच्चों वाला तरीका, हमने क्या किया, एक एक्सप्रेशन को ऊपर लिख लिया, एक एक्सप्रेशन को नीचे लिख लिया. मैं दोनों तरीके आपको करके दिखा देता हूं. दिस इज द फर्स्ट मेथड, दिस इज द फर्स्ट मेथड, जिसमें क्या है, सबसे पहले 4xy प्लस 3x स्क्वायर माइनस 7z फर्स्ट एक्सप्रेशन हो गई. द सेकंड एक्सप्रेशन इज, अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है जो भी लाइक टर्म है हम उसको उसके नीचे रखेंगे. जैसे नेक्स्ट एक्सप्रेशन में क्या है, मेरे पास माइनस 2xy आ रहा है तो माइनस 2xy को 4xy के नीचे ही रखना है. इसी तरीके से नेक्स्ट आ रहा है माइनस 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर को माइनस 3x स्क्वायर को x स्क्वायर के नीचे रखेंगे. और 5z माइनस 5z. तो हमने एक जो भी लाइक टर्म्स थी उनको उनके नीचे प्लेस किया और सिंपली जैसे हम बचपन में एडिशन करते हैं डिजिट का, वैसे ही हमें एडिशन परफॉर्म करना है. -4. अब यहाँ पे क्या होगा ना, जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब भी हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जो वेरिएबल होगा इनका क्या होगा. देखो जब भी लाइक टर्म में हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो वेरिएबल का कुछ नहीं होगा, वेरिएबल एज इट इज लिखे जाएंगे और उनकी पावर का भी कुछ नहीं होगा. नॉर्मल xy है तो xy ही लिखा जाएगा, केवल आपको आगे की जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनको ही एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना होगा. अब जैसे हम यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं, सो +4 एंड -2, तो कितना हुआ, 2 बचेगा. सिमिलरली अब यहाँ पे x स्क्वायर वेरिएबल था तो वेरिएबल तो x स्क्वायर एज इट इज रहेगा. कुछ बच्चे क्या करते हैं, x स्क्वायर कर दिया, x की पावर 4 कर देंगे, वो प्लस और माइनस में नहीं होता, तो x स्क्वायर एज इट इज रहेगा. अब ये +3 और -3 है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो यानी कि हमें इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है, हम इसको सिंपली इस तरीके से कट कर देंगे. दैट्स इट. नाउ नेक्स्ट इज -7 एंड -5, -12 और z एज इट इज आएगा. ये बिल्कुल एक छोटा सा एग्जांपल था. अभी हम दूसरे एग्जांपल की तरफ मूव ऑन करेंगे. जैसा मुझे लगता है काफी बच्चों के मन में कुछ सवाल आ रहे होंगे. तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, अभी मेरे पास है 2xy प्लस 3z माइनस 4p. मेरे पास एक है एक्सप्रेशन और दूसरी एक्सप्रेशन मेरे को दी जाए 2p माइनस 7z प्लस 4s. मेरे को एक एक्सप्रेशन ही दी जाए. अब हमें इन दोनों का एडिशन करना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, मैंने अभी बताया लाइक टर्म को उसके नीचे ही रखना है हमें. सो 2xy प्लस 3z माइनस 4p पहली एक्सप्रेशन ले ली. अब दूसरी एक्सप्रेशन क्या है, उसमें लाइक टर्म क्या है, 2p. p कहां है, p ये रहा. ठीक है, तो 2p आ रहा था फर्स्ट नंबर पे और 2p के आगे कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब क्या है, प्लस का है, तो प्लस का 2p नीचे आ जाएगा. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, माइनस का 7z. तो z कहां है, ये रहा 3z, तो माइनस का 7z ये आ गया. उसके बाद क्या है 4s, ये क्या है, s है 4s.
तो बेसिकली अब आप देखेंगे कि फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन में मेरे पास s नहीं आ रहा, तो ऐसे केस में हम क्या करें, तो ऐसे केस में हमें कुछ नहीं करना, सिंपली s को अलग लिख देना है बस, क्योंकि जब इसके लिए कोई लाइक टर्म मुझे मिली नहीं तो मैं उसके नीचे तो लिखूंगा ही नहीं से, तो मैं इसे अलग से लिख दूंगा। तो अब मैंने क्या किया, सिंपली इसको प्लस करना है, 2xy के नीचे कुछ नहीं है तो 2xy एज इट इज ही आ जाएगा। नाउ प्लस 3z और माइनस 7z कितना हो गया, माइनस 4z, माइनस 4p प्लस 2p ये कितना हो गया, माइनस 2p, एंड प्लस 4s ऐसे। सो दिस इज योर आंसर। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड। इस मेथड में हमने क्या सीखा, इस मेथड में हमने ये देखा कि एक एक्सप्रेशन को मैंने दूसरी एक्सप्रेशन के नीचे रख दिया और सिंपली हमने उसको ऐड कर दिया। लेकिन अभी मैं जो बताता हूं, मैं एक दूसरे मेथड के बारे में डिस्कस करूंगा जिसमें आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा, वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि इजी भी पड़ेगा। बाकी दैट्स योर चॉइस, आप कोई सा भी मेथड ऑप्ट कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड मेथड इज, सपोज करो मैंने यही वाला एग्जांपल लिया, ऊपर वाला सेकंड वाला एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूं। सो 2xy प्लस 3z माइनस 4p आपको एक एक्सप्रेशन दे रखी है, और दूसरी एक्सप्रेशन हमें दे रखी है 2p माइनस 7z प्लस 4s, ये दिया हुआ। हमें इन दोनों को प्लस करना है, तो हमें अब की बार ऊपर नीचे नहीं रखना। सबसे पहले आपने फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन को एज इट इज लिख दिया, 2xy प्लस 3z माइनस 4p। नाउ अब हमने ये जो कॉमा दे रखा था इसको हटा के मैंने क्या लगाना है, सबसे पहले मैंने इसको ब्रैकेट में रख लिया, फिर मैंने लगाया प्लस, उसके बाद मैंने क्या किया, सेकंड वाली एक्सप्रेशन को एज इट इज रख दिया, 2p माइनस 7z प्लस 4s, ये रख लिया। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे ब्रैकेट्स को एलिमिनेट करना है। सो 2xy प्लस 3z माइनस 4p, नाउ प्लस 2p माइनस 7z प्लस 4s, मैंने ब्रैकेट को एलिमिनेट कर दिया। नाउ व्हाट वी डू इन दिस स्टेप, यू हैव टू बी मेक द लाइक टर्म्स टुगेदर। हमें क्या करना है, सारी की सारी लाइक टर्म्स को एक साथ लेके जाना है। तो अब यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करेंगे लाइक टर्म्स को। तो सबसे पहले हम देखते हैं, फर्स्ट टर्म में मेरे पास xy आ रहा है, क्या और कहीं xy है, कहीं xy नहीं है, तो एज इट इज इसको फर्स्ट नंबर पे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, अब हमें देखना है नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। नेक्स्ट टर्म क्या है, 3z है, पूरा लेना है साइन के साथ, प्लस का 3z। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट मेरे पास टर्म कहां है, माइनस 7z, माइनस 7z। तो अब यहां पे ये देखेंगे प्लस 3z एंड माइनस 7z को मैंने एक साथ लिख दिया। उसके बाद हम देखेंगे कि नेक्स्ट टर्म क्या है, लाइक मेरे पास माइनस 4p एंड प्लस 2p, तो एक साथ लिख देंगे माइनस 4p प्लस 2p, एंड देन 4s मेरे पास है ही नहीं, उसका एज इट इज लिख दिया। तो अब यहाँ पे क्या है, इससे आसान हो जाता है कि आपने जब लाइक टर्म को एक साथ कर लिया तो हम उसका सम इजीली निकाल सकते हैं। तो 3z माइनस 7z दैट विल बी माइनस 4z। ठीक है, अगेन आई एम सेइंग वेरिएबल एज इट इज रहेंगे, वेरिएबल का कुछ नहीं होता है, आगे की डिजिट में प्लस माइनस होता है सिंपली। सो नाउ माइनस 4p एंड प्लस 2p, माइनस 2p एंड प्लस 4s, दिस इज योर आंसर। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज योर चॉइस, यू कैन ऑप्ट एनी ऑफ द मेथड। मैंने दोनों मेथड इसके अंदर डिस्कस कर लिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। सो आज की वीडियो में हमने ये देखा कि सबसे पहले कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या, एक्सप्रेशन के बारे में बात करी, फैक्टर्स, टर्म्स, कोफिशिएंट्स के बारे में बात करी, फिर उसके बाद हमने मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल के बारे में बात करी, एंड देन फिर द एडिशन। सो फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि सब्ट्रैक्शन के बारे में, कि अगर दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो हम उसको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। सो आई होप कि आप सभी को आज की जो वीडियो है उसके सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इफ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल और काइंडली प्लीज सपोर्ट माई चैनल। बाय बाय स्टूडेंट्स।